हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1st टू 5th ऑफ जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स, जो कि आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे एग्जाम या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का कोई भी पार्ट स्किप किए बिना पूरा देखना है और सारी चीजें नोट डाउन करनी है। आप आसानी से सारी चीजों को समझ पाएंगे। अगर किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे जुड़कर पूछ सकते हैं आप अपने डाउट्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सेशन को अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है 30th ऑफ जून। इसे मैं डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट समझता था, क्योंकि हम लोग 1st ऑफ जुलाई से ऑब्वियस सी बातें कवर कर रहे हैं, लेकिन 30th ऑफ जून को ये जो पर्टिकुलर दिवस है, हूल दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। और ये पर्टिकुलर रिलेटेड है हिस्ट्री नाम की सब्जेक्ट से। तो हिस्ट्री जिस भी एग्जाम में आती है, वैसे सारे एग्जाम में आती है, एक जीएस के पोर्शन में हिस्ट्री है और इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से इसे आप एसोसिएट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। स्पेसिफिकली आप सभी को पता होगा, संथाल संथाल संथालों को हूल के नाम से भी जाना जाता है। संथाल यह एक ट्राइबल ग्रुप है। आप ऐसा कहें, यह एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि कहाँ निवास करता था? तो ये आज का जो छोटा नागपुर रीजन है, छोटा नागपुर रीजन जो है आपका, वहां पर ये बिलोंग करता था, वहां से ही आता था। इस पर्टिकुलर ग्रुप ने एक रिवोल्ट किया। कब ये रिवोल्ट किया? तो ये रिवोल्ट उन्होंने किया है 1855-56 में ये रिवोल्ट किया। इस 55-56 के रिवोल्ट में ट्राइबल्स के द्वारा ये जो रिवोल्ट किया गया, इसके प्रमुख लीडर कौन-कौन से हैं? तो इसके लीडर्स के नाम आप सभी को पता होना चाहिए। इसके लीडर हैं सिदो, सिधो और कान्हू, सिधो और कान्हू। इसके अलावा 2 और हैं, इनके भाई, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है चाँद, चाँद और भैरव, भैरव मुर्मू, ठीक है? ये नाम आपको ध्यान रखना है। इन पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स के लीडर्स ने एक साथ मिलकर रिवोल्ट किया। किसके खिलाफ रिवोल्ट किया है? तो जमींदारों, स्पेसिफिकली जमींदारों। उस समय उस रीजन पे जो जमींदार थे या साहूकार थे, लैंडलॉर्ड जिन्हें आप बोलते हैं इंग्लिश में, साहूकारों के खिलाफ ये रिवोल्ट किया। क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्राइबल ग्रुप्स को परेशान कर रहे थे लोग, वो कौन थे? जमींदार और साहूकार थे। इस वजह से उनके खिलाफ ये रिवोल्ट किया गया। किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सिधो और कान्हू के द्वारा। मेन ट्राइबल लीडर्स के नाम आप सभी को पता होने चाहिए। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल ऑपरेशन। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि आप सभी को पता है जो ब्रिटिश ईआईसी कंपनी है, ब्रिटिश हम लोग बात कर रहे हैं, ब्रिटिश ब्रिटिश ईआईसी कंपनी, इसकी स्थापना 1600 में हुई। इसकी स्थापना वर्ष 1600 में हुई और लगभग 1607-8 में, लगभग वर्ष 1607-8 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी। ठीक है? और तब से लगातार ये इंडियन कॉलोनीज को ऑक्यूपाई कर रहे थे और वहां पर ऑपरेशन दिखा रहे थे। किस तरीके से इन पर्टिकुलर ग्रुप से रिवोल्ट किया और उन सारे इनके रिवोल्ट्स किस तरीके से सक्सेसफुल हुए, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगी, इस पर्टिकुलर न्यूज में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा उस समय के जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, दरोगा थे, मनी लैंडर्स थे, उन्हें एक टर्म के नाम से पहचाना जाता था जिसे हम क्या कहते हैं? दिकू। दिकू के नाम से पहचाना जाता था। यही सारी बातें हिंदी में भी हैं, ठीक है? आप सभी को ध्यान रखना है। संथालों ने अपने जीवन की आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं की रक्षा के प्रयास में ऊंची जातियों, जमींदारों, दरोगाओं और शाहूकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वाली बात अब समझ में आ गई कि संथाल रिवोल्ट क्या था, संथाल रिवोल्ट क्या था। इसके अलावा आप सभी को ये पता चल गया ये कब हुआ था, तो 55-56 में हुआ था। इसके अलावा इसके प्रमुख लीडर कौन थे? तो सिदो और कान्हू थे। और ये कहाँ या भारत के किस रीजन में ये हुआ था? तो ये भी आपको पता चल गया, छोटा नागपुर रीजन में, स्पेसिफिकली आज का झारखंड जहां पर आप देखते हैं, वहां पर ये रिवोल्ट देखने को मिला। इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो रिवोल्ट कौन-कौन से हैं, मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देता हूँ। उन्हें आप कहाँ से कवर करेंगे? इंटरनेट के माध्यम से या फिर
किसी बुक कोई बुक है आपके पास तो वहाँ से आप कवर कर लें, या फिर आप मुझे बताएँ तो मैं अगले सेशन में उन्हें कवर कर दूँगा अगर आपसे नहीं होता है तो। कोल रिवोल्ट हो गया, इसके अलावा भील रिवोल्ट हो गया, आप सभी को पता होना चाहिए, और इसके अलावा मुंडा रिवोल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मुंडा रिवोल्ट किसने किया था? तो बिरसा मुंडा जी ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1899 1900 में किया था ये रिवोल्ट। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। 30th ऑफ जून ध्यान रखना है, हूल दिवस के नाम से पहचाना जाता है। चलिए, क्या याद रखना है, ध्यान रखना है, हर एक रिवोल्ट में सिर्फ आपको नोट डाउन करना है वो कब हुआ था, उसके लीडर कौन थे और उसका रीज़न कौन-सा था, ठीक है? चलिए, यहाँ पर कुछ और चीज़ें इम्पोर्टेंट, यहाँ पर सारे रिवोल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन्हें भी आप पीडीएफ से पढ़िए, तो आपको और भी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएँगी। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वियना टॉप्स ईआईयूज़ 2024 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। हाल ही में 2024 का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया। ये पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या किया जाता है, तो पर्टिकुलर शहर यानी सिटी के बारे में बताया जाता है। कुछ 5 पैरामीटर्स हैं, जिन जैसे कि स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो पर्टिकुलर 5 कैटेगरीज़ है ना, इन्हीं कैटेगरीज़ को ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इनमें से सबसे ज़्यादा लिवेबल सिटी कौन-सी बनी है? तो वो है वियना, क्योंकि वियना ने टॉप किया है। तो फर्स्ट रैंक किसकी है? वियना की है, ध्यान रखना है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन जारी करता है? ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये पर्टिकुलर इंडेक्स जारी करने वाली संस्था का नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है? एज़ इट इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लिवेबिलिटी का मतलब क्या होता है? लिवेबिलिटी का मतलब है रहने योग्य रहने योग्य शहर कौन-सा है, ठीक है? ये पर्टिकुलर आप इंडेक्स के बारे में आपको पता चला। तो वियना वर्ल्ड की बेस्ट सिटी है रहने के लिए, और डेमास्कस सबसे बुरी सिटी है क्योंकि ये बॉटम पर मौजूद है। उसमें से हम लोग जानते हैं, आइए टॉप 5 जो टॉप में है, इसके अलावा बॉटम 5 वर्ल्ड वाइड सिटी कौन-सी है? यानी सबसे अच्छी सिटी कौन-सी है? तो वियना आप सभी को पता चल गया, ऑस्ट्रिया में है। इसके अलावा कोपेनहेगन डेनमार्क में है, ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की, कैलगरी कनाडा और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड की सिटी। ये टॉप 5 वर्ल्ड वाइड मोस्ट लिवेबल सिटीज़ हैं। इसके अलावा सबसे खराब स्थिति किन शहरों की है? तो कराची पाकिस्तान, लागोस नाइजीरिया, इसके अलावा अल्जीरिया की सिटी, ट्रिपोली लीबिया की सिटी और दमास्कस सीरिया की सिटी, ये लीस्ट लिवेबल सिटीज़ हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, और कौन जारी करता है? ईआईयू नाम की संस्था इसे जारी करती है। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, हाल ही में ये इंडेक्स जारी किया जिसमें वियना ने टॉप किया है। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ह्यूरिकेन बेरिल। बेरिल नाम का ह्यूरिकेन, ह्यूरिकेन जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसे आप हिंदी में चक्रवात या आप तूफ़ान के नाम से जानते हैं, तूफ़ान के नाम से जानते हैं। ये जो पर्टिकुलर चक्रवात है, ये जो पर्टिकुलर ह्यूरिकेन है, जिसका नाम है बेरिल, ये कहाँ पर आया? तो ये आपको दिख रहा होगा मैप में, जमैका, मेक्सिको और ग्रेनेडा। ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकली यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड है, ये जो वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड है। कैरेबियन आइलैंड में इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप देखने को मिला है। ये बहुत ही पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल स्टॉर्म था, जिसमें बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल हुई, और साथ ही साथ यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था। ठीक है? इस पर्टिकुलर साइक्लोन के बारे में आप सभी को पता चल गया ये कौन-सा साइक्लोन है? प्रश्न ये पूछा जाएगा कि स्पेसिफिकली कौन-सा साइक्लोन जमैका या कैरेबियन आइलैंड्स में आया था? कहाँ पर बात हो रही है? कैरेबियन। कैरेबियन आइलैंड के बारे में बात हो रही है, कैरेबियन आइलैंड। अच्छा, जिनको ये नहीं समझ में आया तो आप सभी को पता होगा वेस्ट इंडीज़ तो पता होगा, है ना? तो बहुत सारी कैरेबियन आइलैंड में बहुत सारे देश हैं, उनमें से एक छोटा-सा छोटी-सी आइलैंड कंट्री है, वो है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर आप सभी को पता ही होंगे कि वो आते हैं, है ना? आपको पता होगा बारबाडोस का नाम, बारबाडोस आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना होगा। बारबाडोस में भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता वहाँ, है ना? वहाँ से इसीलिए फ्रीक्वेंटली भारतीय टीम वापस आ गई इंडिया, है ना? क्योंकि वहाँ पर तूफ़ान लगातार अ, आ रहे थे। ठीक है? तो वहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। तो हमें जानना ज़रूरी है कि कई बार जब हम लोग बात करते हैं चक्रवात की, तो चक्रवात को कई जगह पर साइक्लोन्स कहा जाता है, कई जगह पर ये ह्यूरिकेन कहा जाता है। तो ये पर्टिकुलर किन
क्षेत्रों में ये पर्टिकुलर नाम इनके चेंज हो जाते हैं। कहीं पर साइक्लोन कह रहे हैं, कहीं पर यूरिकेन उसी को कह रहे हैं। है तो वो चक्रवात ही, तूफान ही है, लेकिन वो है क्या, किस क्षेत्रों में अलग-अलग नाम है, तो उसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। तो हमें ये न्यूज़ पता चल गई, यूरिकेन बेरिल कहाँ आया था, वेस्ट इंडीज़ में आया था, ये वाली बात हमें पता चल गई। तो अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में या उस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में। तो आपको ये वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, ये जो पर्टिकुलर हमारा वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप में आपको कई नाम देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा टाइफून, टाइफून, ये हमारा साइक्लोन और ये हमारा ह्यूरिकेन। अगर आप ध्यान से इस मैप को देख रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वेटर आपको नज़र आ रही होगी, इक्वेटर, इक्वेटर, ये इक्वेटर आपको नज़र आ रही है बिल्कुल, बहुत ही आसानी से, ठीक है? इस इक्वेटर के नॉर्थ में, नॉर्थ की बात कर रहे हैं और इस इक्वेटर के साउथ की बात करते हैं। थोड़ा-सा डिवीज़न करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। इस इक्वेटर के नॉर्थ में जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली किस रीजन में? तो ये जो इंडिया का, यहाँ पर आपको भारत देखने को मिलता है, ये भारत है आपका, ठीक है? स्पेसिफिकली इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में जो भी साइक्लोन्स आते हैं, जो भी आप ऐसा कहें चक्रवात आते हैं, इन पर्टिकुलर चक्रवात को यहाँ पर टाइफून्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून्स कहा जाता है। जबकि अगर सदर्न रीजन पर वही साइक्लोन, वही तेज हवाएँ, वही बारिश आती है, तो उसे साइक्लोन कहा जाता है। यानी उसी चक्रवात को साइक्लोन कहा जा रहा है इक्वेटर के साउथ में और उसी चक्रवात को नॉर्थ में टाइफून कहा जा रहा है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं वर्ल्ड मैप में बहुत ही आसान भाषा में इक्वेटर के नॉर्थ में जो इस पर्टिकुलर रीजन है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर आपको इंडिया, चाइना और जापान का कोस्ट देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली इंडोनेशिया, है ना? ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, म्यांमार का जो रीजन, इधर जो पर्टिकुलर आप ऐसा कहें इंडिया के बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जो भी तूफान आएगा, जो भी चक्रवात आएगा, उसे हम टाइफून्स कहेंगे। जबकि इंडिया के सदर्न रीजन में यानी कि हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में जो चक्रवात आएगा, उसे हम साइक्लोन कहेंगे। ठीक है? बेहद सिंपल है, ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको नॉर्थ अमेरिका, ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और ये सद साउथ अमेरिका दिख रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे जो नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में जो साइक्लोन आते हैं, जो साइक्लोन मैं कह रहा हूँ बार-बार, जो चक्रवात आते हैं क्योंकि नाम सेम है, उसे आप ह्यूरिकेन के नाम से जानते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर बेल्ट है, इस पर्टिकुलर बेल्ट में जो भी साइक्लोन आएँगे, उन्हें हम क्या जानेंगे? ह्यूरिकेन के नाम से जानेंगे। इसे स्पेसिफिक कर दिया गया है, हमने यहाँ पर लिख दिया है, अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक रीजन पे इसे हम ह्यूरिकेन कहते हैं, जबकि नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन पर इसे टाइफून के नाम से जानते हैं और साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशियन में इसे हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। यानी चक्रवात के अलग-अलग नाम, 3 नाम हमने देखे, ह्यूरिकेन, टाइफून्स और साइक्लोन किस-किस रीजन में है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, इसलिए स्टार मार्क कर रहे हैं। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्नो ब्लाइंड मालवेयर के बारे में। ये जो पर्टिकुलर मैलवेयर है, ये पर्टिकुलर मैलवेयर, हालाँकि आप सभी को पता होगा मैलवेयर क्या होता है? ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे मोबाइल का जो सिस्टम है या कंप्यूटर सिस्टम है, हमारे सिस्टम को करप्ट करता है, हमारे सिस्टम को खराब करता है। आप हिंदी में लिखें तो खराब करता है। ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, ये मैलवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भई? मैलवेयर कहलाते हैं। इन्हीं में से एक पर्टिकुलर मैलवेयर का नाम है स्नो ब्लाइंड। ये स्नो ब्लाइंड मैलवेयर हाल ही में एक बैंकिंग मैलवेयर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जो कि स्पेसिफिकली किन यूजर्स में देखने को मिल रहा है? एंड्रॉइड यूजर, यानी कि जो भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये स्पेसिफिकली बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को टारगेट करता हुआ ये पर्टिकुलर मैलवेयर बनाया गया है। इस वजह से इसे बैंकिंग मैलवेयर कहा जा रहा है। तो ध्यान रखना है, स्नो ब्लाइंड मैलवेयर को क्या कहा जाता है? तो यह एक बैंकिंग मैलवेयर है। क्या इफ़ेक्ट करता है? तो ध्यान रखना है, ये बैंकिंग क्रेडेंशियल यानी बैंक से संबंधित जो भी जानकारी आपके फ़ोन्स में मौजूद है, उसे ये चुराने का काम करता है। ठीक है? स्पेसिफिकली ये कहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव है? तो साउथ ईस्ट एशिया में ये सबसे ज़्यादा अभी एक्टिव है। ठीक है? ध्यान रखना है आपको, एज़ इट इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इस मैलवेयर के बारे में। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से कौन-सा मैलवेयर है? तो उनमें से एक नाम होगा स्नो ब्लाइंड, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा दूसरी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से किस मैलवेयर को बैंकिंग मैलवेयर के नाम से जाना जाता है? ये दूसरी तरह का प्रश्न हो गया, या फिर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन-सा मैलवेयर है जो कि बैंकिंग क्रेडेंशियल को चुराने का काम करता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है वो कौन-सा मैलवेयर है, स्नो ब्लाइंड मैलवेयर, यानी आपकी बैंक डिटेल्स को चुराने का काम करता है। ठीक है? चलिए बात करते हैं, यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएँगी। चलिए,
बात करते हैं अग अगली बात, स्नो ब्लाइंड बायोमेट्रिक टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को भी अक्षम कर सकता है, यानी कि अगर आपके फ़ोन में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, टू सिक्योरिटी फीचर्स हैं, इन्हें भी ये क्या कर सकता है, डिसेबल कर सकता है। तो खतरनाक मैलवेयर है, इससे बचकर रहना है। चलिए, फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, सीएस शेट्टी गेट्स एफएसआईबी अप्रूवल टू हेड एसबीआई एज नेक्स्ट चेयरमैन। एसबीआई, एसबीआई का नाम आप सभी ने सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन, नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? ये स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। उनका नाम आप सभी को पता होना चाहिए, सीएस सेट्टी। सीएस सेट्टी, जहाँ जिनकी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, सीएस सेट्टी को एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कब से ये बन जाएँगे? तो दिनेश खारा को ये रिप्लेस करेंगे, अगस्त 28 अगस्त को ये रिप्लेस करने वाले हैं। दिनेश खारा, जो कि दिनेश खारा अभी भी चेयरमैन है, लेकिन बाद में इनके बाद कौन बनने वाला है, वो नाम आप सभी को पता होना चाहिए, सीएस सेट्टी साहब। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2024। नोमैडिक एलिफेंट 2024 एक्सरसाइज का 16th एडिशन, ध्यान रखना है कौन-सा एडिशन है? 16th एडिशन हाल ही में कंक्लूड कराया गया। कहाँ? स्पेसिफिकली मेघालय में। ध्यान रखना है, मेघालय में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज़, जिसका नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के बीच की ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ है, जिसका 16th एडिशन 3 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में चल रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, इसका 15th एडिशन जो है, वो मंगोलिया के उलान बटार में किया गया था। सर कैसे याद रहेगा? याद रहने रखने का बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है, क्योंकि इस साल 16th, अभी तो आपको पता चल गया ये भारत में है, तो भारत में भी कहाँ? तो मेघालय में है, इस मेघालय में, मेघालय में। और इसके पहले, क्योंकि हर साल क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। जैसे इस साल भारत में हो रही है ये एक्सरसाइज़, तो अगले साल यानी 17th नंबर की कहाँ होगी? ऑब्वियस सी बात है, ये होगी मंगोलिया में, ठीक है? एक्सरसाइज़ का एम क्या है? ये एम यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आपको एम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ें हैं कि ये कहाँ कंक्लूड की गई, तो ध्यान रखना है, ये मेघालय के उमरोई में कंक्लूड की जा रही है। हमें जानना ये भी ज़रूरी है कि इसका उद्देश्य है अर्ध शहरी पहाड़ी इलाकों में अर्ध पारंपरिक संचालन करने में दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना है, यानी कि स्पेसिफिकली जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर किस तरीके से मिलिट्री काम करेगी, मिलिट्री को काम करना चाहिए, या उनसे जुड़े सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज स्पेसिफिकली पहाड़ी क्षेत्रों में कंक्लूड कराई जाती है, जिसका नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट। चलिए, बात करते हैं कुछ और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। इंडियन आर्मी की या भारत की या भारतीय सेना की कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में अन्य देशों के साथ। तो एक एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये यूएस के साथ कंक्लूड कराई जाती है। इसके अलावा सदा तंसीक सऊदी अरेबिया के साथ कंक्लूड कराई जाती है। इसके अलावा शक्ति, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज फ्रांस के साथ कंक्लूड कराई जाती है। इसके अलावा अजेय वॉरियर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ होती है एक्सरसाइज ये। हैंड इन हैंड चाइना के साथ होती है। इंद्र रशिया के साथ होती है। मैत्री थाईलैंड के साथ होती है। और संप्रीति बांग्लादेश के साथ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। एपेक्स नाम का एक एक पेपर हुआ था, एमपी एपेक्स बैंक में ये प्रश्न कई बार पूछा गया, कई सेट में पूछा गया। एक प्रश्न है सदा तंसीक नाम की जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में उसमें पूछा गया था। तो इस वजह से ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से एफसीआई की एग्ज़ाम में ये वज्र प्रहार पूछा गया, सही ठीक है। इसके अलावा ये इंद्र जो रशिया की एक्सरसाइज़ है, इंद्र रशिया के साथ होती है। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ के भी कई बार पूछा गया है। मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज़। ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज़ेज़ के नाम मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें याद रहें। तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ेज़ को नोट डाउन आप ज़रूर करिएगा और टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहना है, बस सिंपल सा है। वज्र प्रहार यूनाइटेड स्टेट्स, सदा तंसीक सऊदी अरेबिया, शक्ति फ्रांस, अजेय वॉरियर यूनाइटेड किंगडम, हैंड इन हैंड चाइना, चाइना के साथ हैंड इन हैंड करना है, ठीक है? इंद्र रशिया, रशिया का बिल्कुल याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? क्योंकि रशिया आपको वर्ल्ड मैप अगर आप देखते हैं तो भारत यहाँ पर है, भारत और फिर चाइना और फिर चाइना के ऊपर ऐसे रशिया देखने को मिलता है। यानी कि आप ऐसा समझिए कि भारत के ऊपर सबसे ऊपर कौन है? रशिया। रशिया रशिया और जो बारिश करते हैं वो कौन से भगवान हैं भाई? इंद्रदेव बारिश करते हैं, आप सभी को पता है। और वो भी ऊपर से करते हैं।
तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं या किसी भी तरीके से आप रिलेट करिए आप अपने माध्यम से जैसा आपको अच्छा लगे, है ना? बस आपको ये याद होना चाहिए, इंद्र रशिया, सम्मैत्री थाईलैंड, थाईलैंड मैत्री और संप्रति बांग्लादेश। चलिए, बात करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्सरसाइज मैत्री? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल मैंने प्रश्न कोशिश की है कि ये बनाया जाए ये प्रश्न। प्रश्न है आपका, एक्सरसाइज मैत्री इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। 13th एक्सरसाइज मैत्री अकर इन न्यू दिल्ली। मैत्री इज अ सिविलियन ट्रेनिंग इवेंट जो कि प्रत्येक 5 साल में होता है। या लास्ट एडिशन मैत्री का कहाँ कंक्लूड किया गया? फोर्ट वचिरा प्रकरण थाईलैंड में 2019 में। आपको बताना है इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा करेक्ट है, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है? एज़ इट इज़। साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक में किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं, तो वो आप सारी चीज़ें मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये पर्टिकुलर हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक। यहाँ पर जुड़कर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अब लगातार मिलती रहेंगी। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको इस पूरे सेशन की पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आया है, तो अपने डिफरेंट साथियों के साथ इस पूरे सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके हर शेयर से हमें लगातार प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।